गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीएस समीक्षा। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे, जिसमें हम बात करेंगे आर्थिक समृद्धि की, हम बात करेंगे आर्थिक विकास की, साथ में हम देखेंगे जो विकासशील देश होते हैं उनके पास क्या सब्सिडी होती है और जो एक्सपोर्ट सब्सिडी होती है वो क्या होती है। साथ में हम ये भी देखेंगे जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसके क्या लक्षण होते हैं। अगर दोस्तों आप यूपी पीसीएस 2024 दे रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए मील का पत्थर साबित होगी। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम आर्थिक समृद्धि की, जिसको कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या कहते हैं दोस्तों इसको कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही हो या भौतिक जो उत्पाद होते हैं उसमें वृद्धि हो रही हो तो ऐसी कंडीशन को हम आर्थिक समृद्धि कहते हैं। दोस्तों, अगर आपकी जीडीपी बढ़ रही है, आपका रहन सहन बढ़ रहा है या आपकी एनएनपी नेशनल इनकम बढ़ रही है, तो ये जो सब चीज़ होती है ये आपके इकोनॉमिक ग्रोथ के लक्षण होते हैं। दोस्तों, 1970 के दशक में क्या होता था, जो आर्थिक विकास है और जो आर्थिक समृद्धि है दोनों को एक जैसा ही समझ लिया जाता था। अगर आपको पता लगाना हो कि आर्थिक समृद्धि हो रही है या नहीं हो रही, तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब व्यक्ति की मात्रात्मक वृद्धि हो रही हो, तो वहाँ पर आपको आर्थिक समृद्धि देखने को मिलेगी। किंतु जब आपको मात्रात्मक के साथ गुणात्मक दोनों वृद्धि दिखे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि भाई साहब यहाँ पे हो रहा है आपका आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो दोस्तों, आई होप अब ये चीज़ समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं आगे आर्थिक विकास। अब बात करते हैं हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। अगर नीतिगत रूप से देखें तो लोगों की आर्थिक व जीवन स्तर में सुधार करने को ही हम आर्थिक विकास कहते हैं। अब ये जो आर्थिक जो विकास होगा या आर्थिक जो जीवन स्तर है ये सुधरेगा तो किस तरीके से सुधर सकता है। तो इसके लिए क्या होता है कि जैसे गरीबी है तो गरीबी आपकी ख़त्म हो जाए, बेरोजगारी ख़त्म हो जाए, असमानता हो जाए, ये बहुत कम हो जाए, और साथ में क्या हो, लोगों का कल्याण हो रहा हो। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कहेंगे इसको कि आपका जो है आर्थिक विकास हो रहा है। आर्थिक विकास के लिए आपके पास सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि रोटी, कपड़ा, मकान के साथ हमारे पास क्या, अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए और उसके साथ अच्छी शिक्षा भी हमारे पास होनी चाहिए। अगर हमारे पास रोटी, कपड़ा, मकान, अच्छा स्वास्थ्य है और अच्छी शिक्षा है तो आप मान लीजिए कि आपका आर्थिक विकास हो चुका है। दोस्तों, जो आर्थिक विकास होता है यहाँ पर क्या होता है, जो प्रति व्यक्ति आय होती है जिसको कहते हैं पर पर्सन इनकम जो है ये आपकी जो पीपीआई जो आपकी पर पर्सन इनकम है ये आपकी क्या है, दीर्घकालीन यानी बहुत लंबे समय तक क्या है, ज़्यादा ही होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि 2-4 साल तो आपकी जो इनकम है बढ़ गई और बाद में फिर क्या कम हो जाए। ऐसा होगा तो ये आर्थिक समृद्धि कहा जाएगा। लेकिन जब आपकी लॉन्ग टाइम तक प्रति व्यक्ति आय बढ़ती रहेगी तो क्या होगा, आपके पास अच्छा खाना होगा। ठीक, अगर अच्छा खाना होगा तो आप अच्छे कपड़े पहनोगे और आपके पास अच्छा मकान होगा, साथ में क्या आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और फिर आपके पास शिक्षा भी अच्छी रहेगी। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं आर्थिक डेवलपमेंट में। अब आगे बात करते हैं आर्थिक विकास में क्या होता है। जो गरीब होता है उसकी आय में जो असमानता होती है उसको कम कर दिया जाता है। देश के समस्त उत्पादन साधनों का जो कुशलता से पूर्वक हम क्या करते हैं, विदोहन करते हैं। जितने भी हमारे पास आर्थिक साधन है, जो भी हमारे पास संसाधन है, उसका हम अच्छी तरीके से प्रयोग करते हैं। इस तरीके से प्रयोग करते हैं कि जिससे देश के प्रत्येक व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंच सके। आर्थिक व गैर आर्थिक दोनों क्रियाओं को इसमें शामिल करते हैं। अगर आप आर्थिक कोई कार्य कर रहे हैं या गैर आर्थिक कार्य कर रहे हैं तो आप दोनों को इसमें शामिल कर सकते हैं। आर्थिक विकास पूंजी निर्भरता पर डिपेंड होता है। अगर आपकी जो कैपिटल है ये आपकी बहुत ज़्यादा है, अगर ये कैपिटल आपकी बढ़ रही है तो क्या होगा, इससे आपका आर्थिक विकास भी बढ़ेगा। अगर दोस्तों आपके पास कैपिटल नहीं बढ़ रही है तो मान लीजिए आपका आर्थिक विकास भी होना लगभग असंभव होगा। जो दोस्तों एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था महबूब उल हक ने क्या था, गरीबी से लड़ने की परिभाषा।
दोस्तों एक भारतीय अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था अमर्त्य सेन। उसने क्या कहा कि आर्थिक विकास जो है उसकी आधारिकता जो है हम क्षमता के रूप में बढ़ाना चाहिए। हमें क्या है, क्षमता बढ़ानी चाहिए। हमें अपनी कुशलता पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर हम जितने ज़्यादा कुशल रहेंगे हमारे आर्थिक विकास उतना ही अधिक होगा। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि आर्थिक समृद्धि को ही आर्थिक विकास समझ लिया जाता है। क्या होता है, कभी कभी क्या है, आर्थिक जो हमारी समृद्धि होती है उसको ही आर्थिक विकास समझ लिया जाता है। आर्थिक विकास के अंदर हम क्या करते हैं, मात्रात्मक के साथ गुणात्मक दोनों ही दृष्टि से हम विकास करते हैं। मात्रात्मक ऐसा कि आपकी जो इनकम बढ़ती जा रही है, और गुणात्मक ऐसा कि इनकम बढ़ने के साथ आपका स्वास्थ्य, आपके पास जो बेसिक नीड है वो सब पूरी हो रही है। तो इस तरीके से क्या आर्थिक विकास होता है। चलिए अब बात करते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना की, जो दोस्तों आपकी चलाई गई थी 2012 से 2017 तक। और पंचवर्षीय योजना जो चलाई जाती थी ये लाई जाती थी योजना आयोग के द्वारा, योजना आयोग के द्वारा लाई जाती थी। तो ये प्लानिंग कमीशन के द्वारा लाई जाती थी योजना आयोग। दोस्तों योजना आयोग कोई जगह क्या है, वर्तमान में आपको नीति आयोग देखने को मिलेगा। आपको वर्तमान में नीति आयोग देखने को मिलेगा जो बना था आपका 1 जनवरी 2015 में। 2015 में बना था। वो किसकी सरकार ने बनाया था, तो दोस्तों ये बनाया था बीजेपी के जो नेता थे जिनका नाम था नरेंद्र मोदी ने बनाया था। चलिए देखते हैं जो हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना थी इसका लक्ष्य क्या था। तो इसका लक्ष्य था कि जीडीपी में 8% की वार्षिक वृद्धि से समृद्धि का लक्ष्य हमें प्राप्त करना है। जो हमारा कुल प्रजनन दर था उसको 2% तक हमें कम करना है। 4% की दर से जो कृषि है उसमें समृद्धि हमें करनी है। स्कूल शिक्षा के औसत वर्षों की जो संख्या है हमें क्या है 7 वर्ष बढ़ाकर करनी है। कितना करना है, 7 वर्ष बढ़ाकर करनी है। जो हमारा बाल लिंगानुपात था इसको जो होता है आपका 0 से 6 वर्ष के लिए, उसको हमें क्या करना था, उसको हमें 950 तक लाना था। कहाँ तक लाना था दोस्तों, 950 तक लाना था। अब देखते हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था है इसके क्या क्या लक्षण है, हमें भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या है, जो प्रति व्यक्ति आय होती है वो बहुत कम होती है। हाँ जी बिल्कुल, जो प्रति व्यक्ति आय होती है भारतीय लोगों की कम होती है। अधिकांश जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है, संलग्न होता है। बिल्कुल होता है जी। आप देखना कृषि क्षेत्र में लगभग भारत के आप कह सकते हो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से लगभग 60% लोग जुड़े हुए हैं। अर्थव्यवस्था पर जनसंख्या का बढ़ता दाव, बिल्कुल भारतीय जो जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जो वर्तमान में 1.5 अरब है। कितनी है, 1.5 अरब है। पर्याप्त पूंजी का अभाव होता है। भारत में जो है पूंजी आपको बहुत कम देखने को मिलती है। भारत की सबसे बड़ी समस्या जो है ये बेरोजगारी, क्योंकि लगातार बेरोजगार बढ़ते जा रहे हैं। दोषपूर्ण संपत्ति वितरण, तो दोस्तों क्या होता है, भारत में जो संपत्ति का वितरण किया गया है वो बहुत ही गलत तरीके से किया गया है। हमारे पास क्या तकनीकी नाम पे कुछ भी नहीं है और हम तकनीकी रूप से बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। मानव संसाधनों की गुणवत्ता का भी हमारे पास जो स्तर है वो बहुत कम है, बहुत निम्न है। अधिकांश जनसंख्या का जो जीवन स्तर है बहुत ही बेकार है। कितना बेकार है, बहुत ही बेकार है। लगभग ऐसा कहा जाता है लगभग 30% लोग जो है भारत में क्या है, जो हमारी बेसिक नीड है, जो हमारी बेसिक नीड है ये भी पूरी नहीं कर पाते हैं। अब बात करते हैं निर्यात सब्सिडी की। तो दोस्तों जो निर्यात सब्सिडी है ये हमारे सामने कब निकल के आया है, इसकी संकल्पना कब हुई। तो दोस्तों दोहा एक जगह है जहाँ पे बात हुई थी और इसके अंतर्गत क्या है, ये हमारे सामने आया था। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत सर्वाधिक विवादित मुद्दा है। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए निर्यात सब्सिडी क्या है तो आप बता देना कि जो दोहा वार्ता हुई थी उसके अंतर्गत ये सामने निकल कर आया था, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत ये सबसे ज़्यादा विवादित मुद्दा है। विकासशील देशों के दबाव से विकसित देशों ने इसमें कटौती की है। कैसे कटौती की है दोस्तों, जो विकासशील देश थे उन्होंने क्या विकसित देशों पर दबाव बनाया और जिसके माध्यम से क्या इसमें कटौती की गई थी। विकासशील देशों के कृषकों के दीर्घकालीन हित जुड़े हैं, इसलिए विकासशील देश पीछे हटने को तैयार है।
तैयार नहीं है। दोस्तों क्या है, जो निर्यात सब्सिडी है, इससे क्या होगा, जब आपको निर्यात में सब्सिडी मिलेगी तो क्या होगा, आप निर्यात ज़्यादा करोगे। अब जब निर्यात ज़्यादा करोगे तो आपके पास क्या है, आपका जो है एक्सपोर्ट है, जो आपका एक्सपोर्ट है ये ज़्यादा होगा, जिससे क्या होगा, आपके पास जो है मनी ज़्यादा आएगी। अगर आपके पास मनी ज़्यादा आएगी तो क्या होगा, इससे आपका होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। अगर आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो आपके पास क्या है, आपकी जो बेसिक नीड है, जो आपका स्टैंडर्ड है, जो आपकी बेसिक नीड है ये आपकी इजीली फुलफिल हो जाएगी और आपका जो स्टैंडर्ड है यह हाई आ जाएगा। अगर आपका स्टैंडर्ड हाई होगा तो आपके पास जो कैपिटल है, ये कैपिटल भी आपके पास ज़्यादा होगी। कैपिटल ज़्यादा होगी तो आपके पास क्या है, जो रोज़गार है, आपके पास रोज़गार देने के साधन भी अधिक होंगे। तो इस तरीके से क्या है, जो विकासशील देश है इनके लिए अति आवश्यक है, और वो भी विकासशील देश के कृषकों के लिए। अब आगे बात करते हैं हम विकसित देशों द्वारा अपने कृषकों को दी जाने वाली सब्सिडी। तो दोस्तों जो विकसित देश होते हैं ये भी अपने कृषकों को कुछ सब्सिडी देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अंबर बॉक्स सब्सिडी। दोस्तों ये कब दी जाती है, तो ये दी जाती है जब क्या है, अधिक उत्पादन को प्रोत्साहन देना हो। अगर आपको क्या है, जो आपका उत्पादन, जो आपका प्रोडक्शन है, उसको क्या है, आपको बहुत ज़्यादा बढ़ाना है। इसमें क्या होता है, विकसित व विकासशील देशों के निर्यातकों के बीच अस्वास्थ्य प्रतिभा को बढ़ावा मिलता है। क्या होता है, जो विकसित देश है उसके जो भी कॉम्पिटिटर होते हैं, और साथ में क्या है, जो विकासशील देश होते हैं उनके जो कॉम्पिटिटर होते हैं उनको क्या है, प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है। लेकिन जो प्रतिस्पर्धा होती है ये अस्वस्थ होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो विकसित देश होते हैं और इसके जो निर्यातक होते हैं, इसको अत्यधिक सुविधा मिलती है। जो सुविधाएं इनको अत्यधिक मिलती है, जिससे क्या होता है, इनको बहुत ज़्यादा लाभ होता है। और लाभ होता है तो क्या होता है, इससे क्या है, हमें जो कंपटीशन दिखता है, जो प्रतिस्पर्धा दिखती है, वो एक तरीके से हमें व्यवहारिक नहीं दिखती है। अब आगे बात करते हैं हम ब्लू बॉक्स सब्सिडी की। तो दोस्तों ब्लू बॉक्स सब्सिडी के अंतर्गत क्या होता है, उत्पादन को क्या है, सब्सिडी से जोड़ दिया जाता है। जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको सब्सिडी से जोड़ देते हैं, और बाद में क्या करते हैं, कोटा प्रणाली द्वारा उत्पादन को सीमित कर देते हैं। हम एक कोटा प्रणाली बनाते हैं कि भैया इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते, और वहाँ तक उसको सीमित कर देते हैं, जिससे क्या है, इससे एक फ़ायदा हो जाता है इनको। अब आगे बात करते हैं ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। जैसा कि आप नाम से समझो, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी आप कह सकते हो एक तरीके से ये पर्यावरण से संबंधित होगी। चलिए इसको देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण, पशुधन संरक्षण, साथ में अनुसंधान, कीट प्रबंधन द्वारा इसको सुविधा प्रदान की जाती है। बीमारी नियंत्रण के तहत किए गए उपायों को किसानों को प्रदान किए जाते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई बीमारी है उसको नियंत्रित करने के लिए किसानों को ये सब्सिडी दी जाती है। कौन सी सब्सिडी दी जाती है, ये दी जाती है ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। अगर आपके जो भी पशु है, ठीक है, आपके पास जो भी पशु है, आपकी जो फसल है, या आपके पास जो भी पेड़ पौधे हैं, अगर उनको किसी प्रकार की कीट द्वारा दिक्कतें हो रही है, तो आपको क्या है, बीमारी नियंत्रण करने के लिए किसानों को क्या होता है, कुछ सुविधा प्रदान की जाती है, और इस सुविधा को ही हम ग्रीन बॉक्स सब्सिडी कहते हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमने ये इंपॉर्टेंट टॉपिक ख़त्म कर लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।